बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 24 इम्प्लीकेचर पार्ट 2। इम्प्लीकेचर पार्ट 1 हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो पहले आप वो वीडियो वॉच कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इम्प्लीकेचर बेसिकली है क्या और इसमें हम क्या क्या स्टडी कर रहे होते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कैंसिबिलिटी। कैंसिबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर। इट इज़ आल्सो नॉन एज डिफिजिबिलिटी। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। कैंसिबिलिटी को एज अ डिफिजिबिलिटी भी जाना जाता है। प्रेजेंस ऑफ कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर रिलाइज ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब जो कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर्स है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे उसकी प्रेजेंस रिलाई कारी होती है। एज द कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज द लिंग्विस्टिक एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। सो इफ एनी ऑफ देम चेंजेस द इम्प्लीकेचर विल आल्सो चेंजेस। यानी अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, लिंग्विस्टिक मीनिंग, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो इम्प्लीकेचर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे दो फ्रेंड है और एक दूसरे से पूछता है कि तुम आज बाहर कॉफ़ी पीने जाओगे, तो दूसरा आगे से कहता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन फिर वो कहता है लेकिन मैं फ़्रेश होने के लिए जा सकता हूँ। तो इस तरह ये कैंसिबिलिटी हो रही है इम्प्लीकेचर की। नॉन डीअटैचेबिलिटी। A conversational implicator is attached to the semantic content of what is said, not the linguistic form. It is possible to use a synonym and keep the implicator intact. अब कन्वर्सेशनल जो इम्प्लीकेचर होता है वो सिमेंटिक कंटेंट से अटैच्ड होता है, जो कहा जा रहा होता है। लिंग्विस्टिक फॉर्म से नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो कहने का मतलब है, उससे रिलेटेड है इम्प्लीकेचर। यानी जो मीनिंग हम खुद से इन्फर करेंगे वो ज़ाहिर सी बात है जो कहने की कोशिश की जा रही है उससे रिलेटेड होंगे ना। और यहाँ पे सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीकेचर को इनैक्ट रखने के लिए। It will not be detached from the utterance as a whole, even though specific words may be changed. बाज़ वक़्त कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन कम्प्लीटली ये अटरेंस से डीअटैच्ड नहीं होता है। आगे रीइंफोर्सिबिलिटी। इम्प्लीकेचर कैन बी रीइंफोर्स्ड। जॉन आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बट ही वाज नॉट एबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे रीइंफोर्स किया जा रहा है। जॉन ने किसको रीइंफोर्स किया जा रहा है? नॉट रिडंडेंट को। यानी उसने सारे क्वेश्चन का आंसर किया लेकिन वो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सका, यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करना ज़रूरी था। यहाँ ये रीइंफोर्स किया जा रहा है। Non-conventionality. Implicator is not carried out what is said but only by the saying of what is said or by putting it that way. यानी कि जो कहा गया है उससे हम इम्प्लीकेचर नहीं इन्फर कर रहे होते। जो कहने की कोशिश की जा रही है, जो उसके हिडन मीनिंग है, जो उस अटरेंस के ज़रिए, उस सेंटेंस के ज़रिए जो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, उसकी जो स्टडी होती है वो हम इसमें इम्प्लीकेचर में, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर में उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। आगे है कैलकुलेबिलिटी। स्पीकर ट्राई टू कन्वे कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर एंड हियरर आर एबल टू अंडरस्टैंड देम सजेस्ट इम्प्लीकेटर्स आर कैलकुलेबल। यानी वो आगे से खुद मीनिंग इन्फर कर रहा होता है ना। एक बंदा कहता है कि आप बाहर कॉफ़ी पीने जाएंगे और वो कहता है नो आई एम टायर्ड, तो उसने अब यहाँ येस और नो नहीं कहा बल्कि वो सिर्फ कहता है आई एम टायर्ड, नो भी नहीं कहता, आई एम टायर्ड। तो यहाँ से वो खुद कैलकुलेट कर रहे हैं इम्प्लीकेचर को कि ये नहीं जाएगा, नो आंसर है, ये वो खुद कैलकुलेट कर रहे हैं हियरर। तो इस तरह कैलकुलेबिलिटी इसकी एक प्रॉपर्टी थी। आगे हमारे पास है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। पहले हमने पढ़ा कन्वर्सेशनल और अब है कन्वेंशनल। Conventional implicators is not based on the cooperative principle or the maxim. They do not have to occur in a conversation. They do not depend on social context for their interpretation. अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता है कि कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर के बारे में बताएं, उसके बारे में उसका मतलब नोट लिखें, तो आपने ये 3-4 पॉइंट लिख देने हैं कि ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे बेस नहीं होता है और ये कन्वर्सेशन में भी अक्कर नहीं होता है, इसमें कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होता जिस पे ये डिपेंड कर रहा हो, और बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जिनके साथ कुछ स्पेसिफिक कुछ एडिशनल मीनिंग कन्वे अटैच्ड होते हैं, ये उनको स्टडी कर रहा होता है, उनको उनसे एसोसिएटेड होता है। जैसे इंग्लिश में जो कंजक्शन है बट, वो ऐसे वर्ड्स में से एक है। बट की इंग्लिश के अंदर कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है ना, कुछ स्पेसिफिक यूज़ है। तो अच्छा, ये एक्सक्यूज़ में आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि द इंग्लिश कंजक्शन बट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, तो आपने बताना है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। आगे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर्स की। जिस तरह ऊपर हमने कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर की पढ़ी थी, तो यहाँ सबसे पहले है नॉट ट्रुथ कंडीशनैलिटी। कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर्स डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू ट्रुथ कंडीशन। जैसे यहाँ पे देखें, वी वांट पीस एंड दे वांट वॉर, और बी वाला सेंटेंस है वी वांट पीस बट दे वांट वॉर। अब दोनों सेंटेंस जो हैं ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। आगे है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर्स।
कन्वेंशनल इंडिकेटर इज सेड विद स्पीकर ऑफ अटरेंस विद स्पीकर और अटरेंस रादर देन अ सेंटेंस। अब ये स्पीकर या अटरेंस से एसोसिएटेड होता है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ना उससे एसोसिएटेड नहीं होता, यानी जो कोशिश कहने की जा रही है, जो हेडर मीनिंग है, जो मीनिंग कन्वे की जा रहे हैं उससे ये रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है। कन्वेंशनल इंडिकेटर्स आर नॉट राइट फ्रॉम ग्राइस कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से। ये वाला एमसीक्यूज में इस तरह से आया था कि क्या जो है वो ग्राइस के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से नहीं ड्राइव किए गए या मैक्सिमम से, तो वो कन्वेंशनल इंडिकेटर है जो कि ग्राइस के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से ड्राइव नहीं किया गया। लेकिन ये जो कन्वेंशंस है ना, जो लेक्सिकल पर्टिकुलर लेक्सिकल आइटम्स के साथ कुछ जो कन्वेंशंस होती हैं उनसे ये अटैच्ड होते हैं। कन्वेंशनल इंडिकेटर्स आर नॉट कैलकुलेबल एंड बाय एनी न्यूट्रल। अच्छा, वो जो था ना कन्वर्सेशनल इंडिकेटर वो कैलकुलेबल थे, लेकिन जो कन्वेंशनल इंडिकेटर्स हैं वो कैलकुलेबल नहीं है। तो इसमें डिफरेंस भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और ना ही ये कैंसलेबल हैं। आगे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर और वीक इंडिकेटर। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इज ए कम्युनिकेटेड implication of an utterance which is the main communicative point of the utterance. The idea is that sometimes a speaker intends that hearer grasp a particular implication without which the utterance would be relevant. अब यहाँ ने एग्जाम्पल भी दिया कि बाज़ औक़ात जो स्पीकर होता है उसने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा होता, लेकिन जो हेयर होता है वो बहुत सी मीनिंग इन्फर कर रहा होता है। अगर वो जो मेन पॉइंट है उसकी अटरेंस का उसको वो ग्रैस्प नहीं करता है तो उसको उसकी जो अटरेंस है यानी वो जो कहना चाह रहा है उसका जो आंसर है वो नहीं मतलब उसको समझ आ पाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस वर्क। अब ये अल्बर्ट कहता है, ठीक है, और बिल आगे से कहता है आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माई ओन वर्क टू डू एंड आई प्रॉमिस दैट बॉस आई गिव इट अ प्रायोरिटी। कि जो है अल्बर्ट वो कहता है कि आप बिल से कहता है कि आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं, तो बिल आगे से कहता है कि मेरा अपना बहुत सारा काम है और मैंने बॉस से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इस काम को प्रायोरिटी दूंगा। अब अगर जो अल्बर्ट है वो बिल के जो अटरेंस है उसको नहीं समझता, इससे कहने का मतलब नहीं समझता, ये अब उसको डायरेक्ट इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यानी कि ये अपने जो अटरेंस है इससे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा अपना बहुत सारा काम है और मैंने बहुत प्रॉमिस किया, यानी कि अल्बर्ट का काम में हेल्प नहीं कर सकता। अब अल्बर्ट भी डिपेंड करता है कि वो इसके मीनिंग को, इसकी जो नो है उसको समझ सकता है या नहीं। आगे हमारे पास है अब ये जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ना, ये डायरेक्टली अटरेंस से रिलेटेड होता है, यानी अटरेंस को देख के हमने उससे मीनिंग इन्फर करने हैं। आगे है वीक इंप्लीकेटर। Weak implicator is communicative implication of an utterance which is not by itself the main communicative point of an utterance. There is no single indicator. Weak implicator is communicated implication of an utterance which is not by itself the main communicative point of an utterance. अच्छा, वहाँ पे जो strong implicator में जो meaning थे और जो यानी जो hearer meaning समझ रहा था, infer कर रहा था, वो उस utterance का main point था। अब यहाँ पे जो मीनिंग इन्फर की जा रहा होता है वो मेन पॉइंट नहीं होता है, वो यानी डिफरेंट मीनिंग उससे इन्फर कर सकता है। या आप एग्जांपल से समझें, जैसे कि जॉन व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू टुडे, यानी वो उसकी प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है कि आप क्या इसके बारे में क्या प्लानिंग कर। मैरी आगे से रिप्लाई करती है आई एम टायर्ड। अब इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं कि मैं टायर्ड हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगी, या मैं टायर्ड हूँ तो मैं फ्रेश होने के लिए कुछ करूँगी, या बहुत सारे इसके मीनिंग जॉन इन्फर कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा ना कि आज के बारे में प्लानिंग, तो प्लानिंग बहुत सारी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती हैं, कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं है जो हियरर ग्रैस्प करेगा, यानी येस और नो के मीनिंग तो इसमें नहीं है। तो ये होता है वीक इंप्लीकेशन। आई होप सो आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है और आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।